मेरे साथ भारत सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अनिल गुप्ता जो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं और विवेक जौहरी जो सीबीआईसी के चेयरमैन हैं। पहला सवाल अनिल जी आपसे ये है कि 2 साल पहले आपने एक नया टैक्स का एक विकल्प दिया था, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब का एक नया विकल्प दिया था और आज वित्त मंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। जो टैक्स रिबेट है उसकी सीलिंग बढ़ाई है, एग्जेम्पशंस के को बढ़ाया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्लैब्स को घटाया है, 5 स्लैब कर दिया है। इसके पीछे थिंकिंग क्या है, इकोनॉमिक थिंकिंग क्या है? वित्त मंत्री ने जो आज प्रपोजल दिया है उसका मुख्य प्रयोजन यही है कि किस प्रकार से टैक्स पेयर के हाथ में पैसा रहे, टैक्स कम दिया जाए उसके द्वारा, और वो नई रिजीम में अगर शिफ्ट होता है तो उसको बेनिफिट मिले। नई रिजीम जैसे आपने कहा कि वो डिडक्शन एग्जम्पशन से उसमें नहीं है, तो सरकार का प्रयास यही है कि जो भी स्कीमें रहें, जो भी रिजीम रहे वो एग्जम्पशन डिडक्शन फ्री रहे और इसी तरफ सरकार कार्य कर रही है। उसी कड़ी में ये प्रयास किया गया है। और चूंकि पुरानी रिजीम जो थी, ओल्ड रिजीम जो थी, उसमें डिडक्शन एग्जम्पशन थे, परंतु नई रिजीम जब पिछली बार लाई गई थी 2 साल से, उसमें बहुत ट्रैक्शन नहीं था और टैक्स पेयर उसमें आने में झिझकता था। अब नई रिजीम को स्वीटन कर दिया गया है। अगर कोई भी टैक्स पेयर नई रिजीम में आता है तो उसको टैक्स में राहत मिलेगी ही मिलेगी। इस प्रकार की गणना करके, कैलकुलेशंस करके स्लैब्स को डिज़ाइन किया गया है और उसी प्रकार की टैक्स रेट्स को डिज़ाइन किया गया है। तो इसका बेनिफिट हर टैक्स पेयर को मिलने वाला है, चाहे वो लो इनकम ग्रुप हो या हाई इनकम ग्रुप हो। पर 2 साल का अनुभव आपका कैसा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है जब आपने 2020 में ये पहली बार जब इस विकल्प को आपने रखा था टैक्स पेयर के सामने, 2 साल का आपका अनुभव कैसा रहा है? मतलब कितने प्रतिशत लोग हैं जो ये पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं, जिन्होंने नया जो टैक्स रिजीम है उसको चुना अभी तक 2 साल में? देखिए, लगभग हमारे पास 7 करोड़ से अधिक करदाता हैं। उनमें से बहुत अधिक ने ये नहीं चुना और उस 7 करोड़ में से लगभग 3.5 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मैं एज ए सैलरीड एम्प्लॉय खुद देखूं तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं था, जो अब नई रिजीम में दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सैलरी टैक्स पेयर है वो नई रिजीम में जाता है तो उसको बेनिफिट हो रहा है जो कि ओल्ड रिजीम में हो रहा था। तो ये बड़ा एक इम्पेडिमेंट था नई रिजीम में आने के लिए सैलरी टैक्स पेयर का, तो वो एक इम्पेडिमेंट रिमूव हो गया है जी। और अगर वो नई रिजीम में आता है स्लैब्स को वाइडन करके और टैक्सेस को रिड्यूस करके, रेट्स को रिड्यूस करके, तो उसको हर व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे की जो अमाउंट है वो वेरी करेगा इनकम लेवल के ऊपर, परंतु हर एक को फ़ायदा होने वाला है। हर एक को फ़ायदा होगा, यानी आपने उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा स्वीटेंड है, बहुत ज़्यादा स्वीटेंड है। कोई अनुमान है कि कितने लोग शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं? कोई एक आपने आकलन एस्टिमेट किया है? हमारे मुताबिक कम से कम 2/3 लोग इसको शिफ्ट करना चाहिए और इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। 7 करोड़ में से? जी, 7 करोड़ में से। जौहरी सर, एक सवाल आपसे था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी वित्त मंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि PLI स्कीम 14 सेक्टर में लॉन्च किया गया है और वो एक इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की तैयारी है और उसके लिए आपने कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मोबाइल फ़ोन में या TV सेट्स में, अब उस पर कस्टम्स ड्यूटी में राहत दी गई है। इसके पीछे क्या रैशनल है, क्या अचीव करना चाहते हैं आप इससे? इसका रैशनल उद्देश्य तो सीधा है हिमांशु जी। आइडिया ये है कि जहाँ तक हो सके जिन सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन या मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में हो सके वहाँ हम उसको प्रोत्साहन दें। तो चाहे आप टेलीविज़न की बात करें, उसमें ओपन सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको राहत दी गई है। इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन के कुछ सब असेंबलीज़ हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स का तो भारत में काफ़ी निर्माण हो रहा है, बहुत निर्यात भी हो रहा है अपने देश से। लेकिन धीरे धीरे हमने ये प्रयास किया है कि इसमें जो वैल्यू एडिशन है या मूलवर्धन है वो और डीपन हो और जो सब असेंबलीज़ हैं वो भी हम लोग बनाने की क्षमता उत्पन्न कर पाएँ। तो उस आशय से हमने उनके जो सब असेंबलीज़ के पार्ट्स हैं उनको भी इस बार कस्टम ड्यूटी में छूट दी है,
जैसे कि कैमरा मॉड्यूल हुआ, मोबाइल फ़ोन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, या कनेक्टर्स हैं, उनकी पिन्स हैं, उनके लिए कुछ केमिकल्स का प्रयोग होता है, उन सब पर भी छूट दी गई है। इसी प्रकार इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट अगर आप देखें, जो निर्यात हम लोग सामान करते हैं, उसमें मरीन एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा भाग है। और मरीन एक्सपोर्ट्स के लिए जो एक चीज़ हमें आवश्यक होती है वो श्रिम्प फीड, वो भारत में बन सके ताकि मरीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट बढ़े। उस आशय से हमने श्रिम्प फीड के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पर कस्टम्स ड्यूटी की छूट दी है। इसी प्रकार कुछ साधारण इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जैसे किचन चिमनीज़, उस पर ड्यूटी इन्वर्जन के चलते हमने देखा कि उनका बहुत बड़ी मात्रा में आयात हो रहा था, जबकि उनका भारत में प्रोडक्शन हो सकता है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने उसके जो मेन कंपोनेंट है हीट कॉइल, उस पर भी एग्जेम्पशन दिया। इसी तरह केमिकल सेक्टर में हमने इथाइल अल्कोहल, जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट मतलब इंग्रेडिएंट है ऑर्गेनिक केमिकल्स के मैन्युफैक्चर के लिए या उत्पादन के लिए, उस पर हमने कर की माफ़ी करी है ताकि एक सवाल था कि लिथियम आयन, इसकी बहुत चर्चा थी। इंडस्ट्री जो है, विशेषकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तरफ से एक प्री बजट मेमोरेंडम में भी आपके सामने ये प्रस्ताव रखा गया था। ये एक CII के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सरकार उसको प्रमोट करना चाहती है और ऑफ कोर्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसमें भी वित्त मंत्री ने राहत की घोषणा की है। किस तरह की राहत आपने दी है? क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं और अक्सर वो बहुत कीमत उसकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम आसान रेट पर अगर उसका इंपोर्ट करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्ती हो सकती हैं भारत में। जी देखिए, लिथियम आयन बैटरीज, जो भी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। तो अभी तक जो कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन था वो उस मशीनरी के लिए था जिसका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरीज के बनाने में प्रयोग होता था फॉर मोबाइल फोन्स। अब क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इसलिए वही एग्जेम्पशन हमने लिथियम आयन बैटरीज फॉर EVs के लिए दिया है इस बार के बजट में। और उम्मीद ये है कि इससे लिथियम आयन बैटरीज फॉर EVs, उनका प्रोडक्शन भारत में बढ़ेगा और इससे EVs के मैन्युफैक्चर में भी बढ़ोतरी होगी। जी। एक सवाल था अनिल जी आपसे कि जो पुराने टैक्स रेजिम में जो लोग हैं, अधिकतर लोग अभी आज ही देश में ओल्ड जो पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम है उससे ही जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस बार कोई विशेष राहत आपने नहीं दी। क्या आप ग्रेजुअली हम ये मान सकते हैं कि ये सरकार अब कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर हैं, आपने भी कहा कि मुझे उम्मीद है 2/3 लोग माइग्रेट करेंगे क्योंकि हमने बहुत अधिक इंसेंटिव्स दिए हैं, तो इसके लिए आगे आप कैसे इंकरेज करेंगे लोगों को? क्योंकि पुराने सिस्टम और नए सिस्टम के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क था और अभी इस नई व्यवस्था के आने के बाद अब क्या आपको लगता है कि टैक्स पेयर्स को समझाना भी ज़रूरी होगा कि नया जो रेजीम है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है? या क्योंकि लोग तो ये नफ़ा नुकसान का आकलन करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर आप चाहें तो पुरानी व्यवस्था में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टैक्स पेयर को एक लिबर्टी है, उसके पास ऑप्शन है, वो क्या करना चाहता है। तो हमारा तो यही सोचना है कि अधिक से अधिक लोग स्विच ओवर करेंगे और दूसरा सरकार का प्रयास यही है कि डिडक्शन एग्जम्पशन फ्री रिजीम रहे, सिंप्लीफाई हो, वो चाहे व्यापार हो चाहे कंपनीज हो, सभी में इसी प्रकार का रखा गया है। उसी फिलॉसफी पे सरकार चल रही है और उसी को आगे बढ़ाया गया है। जी, और 37,000 करोड़ का या एक आकलन है आपका कि आप लगभग 40,000 करोड़ का हमारा आकलन है कि इसमें हमारा रेवेन्यू लॉस होगा। जी, तो ठीक है, लेकिन बयंसी है टैक्स में, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। चालू साल में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी सोच है कि उससे जो है उसको हम उसको कवर कर पाएंगे। कवर करेंगे। एक आखिरी सवाल जोरी सर आपसे कि टॉयज और बाइसिकल्स, इसमें भी आपने कस्टम्स में राहत दी है। टॉयज का एक भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक बात लगातार प्रधानमंत्री ने, बहुत सारे मंत्रियों ने की है और ये भी कहा गया कि 70% तक आयात घट गया है हमारा। इसमें क्या स्पेसिफिक ऐलान है और क्या इसमें आपकी टारगेट क्या है, मतलब टॉयज के ऊपर? टॉयज में हमने रेट रैशनलाइजेशन के चलते टॉयज पर जो कस्टम्स ड्यूटी की दर थी उसको बढ़ाया है। तो 60% अभी तक उस पर BCD का रेट था, उसको बढ़ा के हमने 70% किया है। और टॉयज के जो कंपोनेंट्स हैं और पार्ट्स हैं उन पर पहले से छूट थी,
उसका भी उद्देश्य यही है कि जो डिफरेंशियल है रॉ मटेरियल की ड्यूटी में और फिनिश प्रोडक्ट की ड्यूटी में वो बढ़े, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन टॉयज़ का बढ़े। और इस नीति का हमें काफ़ी लाभ हुआ है पिछले कुछ सालों में, और जैसा कि आपने भी बताया टॉयज़ के इंपोर्ट में काफ़ी भारी कमी आई है, और डिमांड में तो कमी नहीं आई है, तो इसका मतलब वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। उसका हमारे पास डेटा भी है, तो उसी के चलते हमने ये एग्जेम्पशन दिया है। जी, हम कुछ देर में आपके पास फिर बातचीत के लिए लौटेंगे।